Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you revaluation of assets and liabilities. In last video I explained you a question which has some revaluation type accounts, partners capital accounts and balance sheet, and in today's video again I am going to explain you question which will have revaluation account, partners capital account and balance sheet, and also journal entries. But you will see here some different type of entries related to revaluation, related to capital account, related to reserves, etc. So let's start the video. So here is question number 36. ABC are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:3:2. So उनकी ओल्ड रेशो दे रखी है. देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2030 वाज एज फॉलोस. तो 31 मार्च 2013 की उनकी बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स दे रखे हैं जो कि लाइबिलिटीज़ होती हैं, पे करनी होती हैं. रिजर्व दे रखी है जो कि प्रॉफिट है 36,000 रुपये का. इस प्रॉफिट को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है मैं नीचे. और कैपिटल्स दे रखी है तीनों पार्टनर्स की, ABC की 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख. एसेट साइड बात करें तो कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सारे एसेट्स दे रखे हैं. और नीचे क्या दे रखा है, पार्टनर्स डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2013 दे वुड शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. इट वाज एग्रीड दैट. सो बेटा नेक्स्ट ईयर से यानी कि अगले ही दिन से वो क्या कर रहे हैं, अपनी चेंज कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने कुछ एग्री किया है आपस में. नंबर 1 पे तो क्या होगा कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स जिसमें स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1,10,000 रुपये. सो फर्स्ट के अंदर जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 1,10,000 हो जाएगी, जबकि ऊपर इसकी स्टॉक की वैल्यू है 1,20,000, यानी कि 10,000 रुपये का नुकसान आपका हो गया, वैल्यू 10,000 रुपये कम हो गई. मशीनरी इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. अब मशीनरी भी वैल्यू उसकी कम हो गई है 10% के हिसाब से, तो 1,59,000 से 10% कर देंगे तो 15,900 रुपये की यहाँ पे गिरावट आ गई है मशीनरी में. उसके बाद अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी मेड ऑन डेटर्स एट 5%. अब ये क्या है कि जो आपके टोटल डेटर्स हैं, डेटर्स आपके यहाँ पे दे रखे हैं 44,000 के, ये कह रहे हैं कि भी उनमें से 5% को ख़तरा है कि वो नहीं दे पाएंगे. यानी कि 5% की आप पहले से प्रोविज़न क्रिएट कर लो, रिज़र्व क्रिएट कर लो, ताकि फ्यूचर के अंदर आपको लॉस की भरपाई एक रिज़र्व से हो सके, प्रोविज़न से हो सके. ठीक है, तो यहाँ से 5% का लॉस आपका डेटर्स का हो गया, 44,000 का 5%. उसके बाद बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%. अब यहाँ पे बिल्डिंग जो है वो अप्रिशिएट मतलब कि वो 20% बढ़ रही है, तो 2 लाख रुपए का 20% कर दोगे तो 40,000 रुपये से बिल्डिंग जो आपकी इंक्रीज़ हो रही है. आफ्टर दैट अ लायबिलिटी ऑफ ₹2,500 इंक्लूडिंग अ सन्ड्री क्रेडिटर इज़ नॉट लाइकली टू अराइज. और यहाँ पे कुछ क्रेडिटर्स हैं जो कि आपके 24,000 के टोटल क्रेडिटर्स हैं, उसमें से 2,500 रुपये के क्रेडिटर्स को आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा. मतलब क्या कहा उन्हें, इंक्लूड इन सन्ड्री क्रेडिटर, जो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्लूड हैं, नॉट लाइकली टू अराइज, और ये हमें इनके पैसे नहीं देने हैं. ठीक है, अभी ये तो था रीवैल्यूएशन की एंट्रीज. अब हम जानते हैं क्या हमें बनाने को कहा गया है. पार्टनर्स एग्रीड दैट अ रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. और पार्टनर्स के बीच में ये एग्री हुआ है कि जो वैल्यूज़ में रिवाइज हुआ, यानी कि स्टॉक के अंदर, मशीनरी के अंदर प्रोविज़न लगा के, डेटर्स के अंदर जो चेंज आएगा, बिल्डिंग जो चेंज आएगा, जो चेंज क्रेडिटर्स के अंदर आएगा, ये बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा. चेंज रिकॉर्ड करने का मतलब है ये वैल्यू सारी चेंज हो जाएंगी. जो भी हमें नीचे वैल्यू जिस तरीके से चेंज करने को कहा गया है, नई बैलेंस शीट में ये वैल्यूज़ चेंज करके ही दिखानी है. तो इस तरीके से हम इस वैल्यूज़ को रिकॉर्ड कर पाएंगे बुक्स के अंदर. नेक्स्ट क्या लिख रखा है, दे डू नॉट हाउ एवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व. लेकिन एक चीज़ और दे दी, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जनरल रिजर्व को 36,000 रुपये का प्रॉफिट है, तो इसको ABC तीनों पार्टनर ओल्ड रेशो में डिवाइड कर लेंगे. लेकिन यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो ऐसा नहीं करेंगे. दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. तो अगर क्वेश्चन में ये लाइन नहीं दे रखी तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे. लेकिन अगर इन्होंने ये लाइन लिख दी है तो हम अभी नहीं कर सकते हैं, इस रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे. ये बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट में भी दिखाई देगी आपको.
आगे है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर जनरल एंट्रीज कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो हमें जनरल एंट्रीज भी करनी है, कैपिटल अकाउंट्स भी बनाने हैं और रिवाइज्ड बैलेंस शीट भी बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट विद जनरल एंट्रीज। सो नंबर 1 पे हमें क्या करना है, स्टॉक बी वैल्यूड, जो चीज़ें इंक्रीज़ हुई हैं उनकी एंट्री करेंगे एक साथ, जो चीज़ें डिक्रीज़ हुई हैं उनकी एंट्री एक साथ करेंगे। तो ये पहले हमें स्टॉक दे रखा है जो कि डिक्रीज़ हुआ है। सो देखिए स्टॉक डिक्रीज़ हुआ है, मशीनरी डिक्रीज़ हुई है और आपके डेटर्स यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएंगे, या फिर कह लो कि प्रोविज़न आप लगा दोगे उसको, ठीक है। सो सबसे पहले स्टॉक की एंट्री क्या आनी चाहिए, स्टॉक अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो स्टॉक की एंट्री आपके मुताबिक क्या बननी चाहिए, मैंने आपको बता रखा है। जी हाँ, आपका अगर कोई भी लॉस हो रहा है एसेट्स का तो रीवैल्यूएशन अकाउंट उस टाइम पे डेबिट करना है टू एसेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आपका मशीनरी भी क्रेडिट होगा टू मशीनरी, आपका स्टॉक भी क्रेडिट होगा टू स्टॉक, और आपके डेटर्स भी क्रेडिट होंगे टू डेटर्स, ठीक है। सो इस तरीके से ये एंट्री करने के बजाय हम इकट्ठी एक एंट्री करेंगे जिसके अंदर ये डेटर्स की जगह पे सिर्फ हम प्रोविज़न लिखेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट कर दी हमने। प्रोविज़न डेटर्स में से लेस कर सकते हैं, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, क्रेडिट हो जाएगा डेटर्स की जगह पे। देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर दिया आपने टू स्टॉक टू मशीनरी टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। ये तीनों चीज़ें एक तो प्रोविज़न थी जो क्रिएट हो रही है, यानी कि जो डेटर्स को कम कर रही है, उस तरीके से भी आप इसको एंट्री कर सकते हो। स्टॉक और मशीनरी भी कम हो रहे हैं, तो एक की वैल्यू 10,000 कम हो रही है, दूसरे की 15,900 और तीसरे की 2,200 रुपये। 44,000 का आप 5% कर दोगे तो कितना बनेगा, 2,200 रुपीज़। तो टोटल आपका रीवैल्यूएशन का लॉस कितना हो गया, 28,100 रुपये। नेक्स्ट अब वो चीज़ें लेते हैं एसेट साइड की जो बढ़ रही हैं या फिर जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो रहा है। नंबर 1 पे बिल्डिंग एप्रिशिएट हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है। नंबर 2 पे आप क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो इन दोनों की एंट्री क्या होनी चाहिए, तो जब भी आपको प्रॉफिट होगा तो इसका मतलब जो भी एसेट है या लायबिलिटी है उसको डेबिट कर देंगे आप। एसेट्स को बिल्डिंग है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसको आप डेबिट कर दोगे, बिल्डिंग इंक्रीज़ होने के कारण डेबिट करोगे, और लाइबिलिटी डिक्रीज़ होने के कारण यानी कि क्रेडिटर्स जो हैं उनको डिक्रीज़ होने के कारण डेबिट करोगे, ठीक है। 2 क्या आ जाएगा आपको पता ही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, और इसकी अमाउंट 20% यानी कि 2 लाख रुपए की 40,001 हो गई, और दूसरी तरफ जो आपके 2500 रुपये के वो हैं, तो 42,500 रुपये के आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे अभी आपने इसकी एंट्री कर देनी है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, जैसे मैंने आपको बताया। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, बिल्डिंग बढ़ रही है इसलिए डेबिट हुई है, और क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं इसलिए डेबिट हुए हैं। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 42,500। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि जो रिज़र्व है यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, लेकिन रिज़र्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो इसका मतलब ये है कि इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट क्यों करनी पड़ेगी, अब देखिए ये जो 36,000 उन्होंने कमा रखा है ना, ये इन्होंने 31 मार्च से पहले कमा रखा है, तो इसका मतलब ये 3-3-2 रेशो में ही बांटा जाना चाहिए। अगर ये ऐसे का ऐसे पड़ा रहेगा, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, जैसे कि ये कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, इसको बांटना नहीं चाहते, तो अगर ऐसे का ऐसे ये पड़ा रहेगा तो इसको ओड रेशो में तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे अगली बार। नेक्स्ट टाइम तो प्रॉफिट सारे के सारे किस रेशो में डिवाइड होंगे, 4:2 में डिवाइड होंगे, लेकिन हमें ये 36,000 को सेटल करना है किसी भी तरीके से। तो वो सेटल करने का तरीका क्या है, अब यहाँ पे जो पार्टनर्स ओल्ड रेशो से न्यू रेशो में प्रवेश करेंगे और जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उनको उतना हिस्सा, जितना वो सेक्रीफाइस करेंगे उतना 36,000 का हिस्सा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। लेकिन अब ये देगा कौन, उतना हिस्सा देगा कौन, वो देगा पार्टनर, जो पार्टनर इनसे ज़्यादा हिस्सा बढ़ जाएगा, यानी कि जो पार्टनर गेनिंग पार्टनर होगा वो इस 36,000 रुपये का पार्ट जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व, ये एडजस्टमेंट कर रखी है जनरल रिजर्व की,
सबसे पहले उन्होंने क्या निकाल लिया, गेन सेक्रीफाइस, ये तो आपको आता ही है निकालना। अब यहाँ पे दो पार्टनर बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि 272 जितना ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इन दोनों को 3 + 2 को जोड़ दें तो 572 ए गेन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना उसने 5 गेन किया वो 3:2 रेशो में ए बी और सी को बांट देगा। क्या बांट देगा, जितना 36,000 का हिस्सा उन्होंने सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो अब देखिए 36,000 का कितना बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बी सेक्रीफाइस कितना करना है, 372 और जनरल रिजर्व कितनी है हमारे पास, 36,000। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 36,000 × 3 / 72, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 1,500 रुपीज़। और ऐसे ही जब हम इसको 272 से, जो सी ने सेक्रीफाइस किया उसको 272 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36,000 को, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1,000 रुपीज़। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दो पार्टनर्स बी और सी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं 36,000 जो जनरल रिजर्व हमें बैलेंस शीट में दे रखी है, जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, अभी वो बांटना नहीं चाहते, तो उसकी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही उसका हिस्सा 36,000 का उनको मिलना चाहिए। पर एक को 1,500 मिलना चाहिए, दूसरे को 1,000 मिलना चाहिए। अब ये 1,500 और 1,000 देगा कौन, जो पार्टनर यहाँ पे गेन कर रहा है, यानी कि ए। ठीक है, और जितना वो गेन कर रहा है, अब 5/72 को मल्टीप्लाई कर दो, जितना उसने गेन किया 36,000 से, तो बनेगा 2,500। ठीक है, अब ए को बी और सी को देना है 2,500 रुपया, एक को 1,500 दे देगा और दूसरे को 1,000 दे देगा। ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो देख लीजिए एक बार। हाँ जी, देखिए ए को डेबिट कर दिया, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए के खाते से आपने निकाल लिए 2,500 रुपये, टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल 1,500 और 1,000 रुपया। ठीक है, अंडरस्टूड। नेक्स्ट एक एंट्री बीच में रह गई है, ये वाली एंट्री, इसको पहले हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, बाद में आपको बताते हैं इसका करना क्या है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाइए। रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए नंबर 1 पे जो चीज़ें हमारी इंक्रीज़ हुई थी या जिनके ऊपर हमें प्रॉफिट हुआ, नंबर 1 पे बिल्डिंग इंक्रीज़ होने के कारण प्रॉफिट हुआ और नंबर 2 क्रेडिटर्स के डिक्रीज़ होने पे प्रॉफिट हुआ। तो ये दोनों चीज़ें क्रेडिट साइड पे हमने ले ली। ठीक है, प्रॉफिट वाली साइड पे प्रॉफिट वाली चीज़ें ले ली, 42,500 रुपये टोटल हो गया इसका। अब दूसरी साइड पे जो चीज़ों ने हमें लॉस दिया, यानी कि स्टॉक कम हो गया था उसके कारण, मशीनरी कम डेप्रिशिएट हो गई उसके कारण, और प्रोविज़न डेटर्स आपके कम हो गए 2,200 रुपये के उसके कारण। तो टोटल आपको जो लॉस हो गया वो था 10,000 + 15,900 + 2,200, तो ये टोटल हो गया 25,900 + 200 26,100 और 28,100। ठीक है, और जब आप 42,500 में से ये 28,100 जो ये टोटल लॉस आपका बन रहा है ये माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, $14,400। ठीक है, 14,400 रुपीज़ आपके पास आ जाएगा। सो इसको आपने किस रेशो में डिवाइड करना है, बिल्कुल जो उनकी ओल्ड रेशियो है उसी में ही इसको आपने डिवाइड कर देना है पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, टू एज कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीज कैपिटल, 5,400 एंड 3,600। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि हमने रिज़र्व को तो डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं, लेकिन रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट को क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ रिज़र्व के बारे में ही बता रखा है कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो सिर्फ रिज़र्व को ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, रीवैल्यूएशन को डिस्ट्रीब्यूट हमें कर देना है। अंडरस्टूड। सो इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर रीवैल्यूएशन को भी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, यानी कि उसकी रिवाइज्ड वैल्यू को एडजस्ट ही करेंगे जिस तरीके से हमने आज रिज़र्व को किया है। नेक्स्ट वो जब भी क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर हम उसको देखेंगे। तो अभी इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यानी कि इसको डेबिट करके आप ख़त्म करोगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट।
कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दोगे इसके प्रॉफिट को? टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल। 5400, 5400 एंड 3600, यही वाली वो एंट्री है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो रिवैल्यूएशन को डेबिट टू ए बी सी 54, 54, 36 एंड 14,400 टोटल प्रॉफिट जो आपको रिवैल्यूएशन करने पे हुआ है। सो नेक्स्ट चलते हैं कैपिटल अकाउंट्स की तरफ। सो कैपिटल अकाउंट्स में देखिए नंबर 1 पे आपको बैलेंस बताए थे मैंने, बैलेंस शीट में जो दे रखे थे, बाय बैलेंस ब्रो डाउन। इसका बैलेंस आपने हमेशा क्रेडिट साइड लेना है। कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस हमेशा आपका क्रेडिट साइड होता है। अगर इसका बैलेंस लाइबिलिटी साइड दे रखा है तो आपने इसका बैलेंस क्रेडिट साइड ही लेना है हमेशा। तो बाय बैलेंस ब्रो डाउन 2 लाख, 1.5 लाख और 1.5 लाख रुपये, ठीक है। अब इसके बाद अभी हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन निकाला था। रिवैल्यूएशन के ऊपर प्रॉफिट हुआ 5400, 5400, 3600, उसको हमने ले लिया। और इसके अंदर हमने 2 पार्टनर्स के अकाउंट में ए से निकाल के पैसा डाला है, ए के अकाउंट से पैसा निकाला है और बी और सी के अकाउंट में हमने डाला था। एडजस्टमेंट एंट्री आपको पता होगी। सो यहाँ पे हमने ए का अकाउंट डेबिट कर दिया 1500 रुपये और 1000 रुपये। 1500 उसने बी को दिए थे और 1000 रुपये उसने सी को दिए थे, ठीक है। और बी और सी का अकाउंट इस तरफ से क्रेडिट कर दिया। ए ने किस किस को दिया है, बी को 1500 और 1000 सी को। तो वो जो जनरल एंट्री हमने की थी वो यहाँ पे ए के अकाउंट में भी होगी, क्योंकि वहाँ पे ए का अकाउंट क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था। तो इसकी एंट्री डेबिट साइड ए के खाते में हमने कर दी। लेकिन लिखा क्या जाएगा, टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। ये किस चीज़ की एंट्री है, ये जनरल रिजर्व को एडजस्ट करने की एंट्री है। और बी और सी के अकाउंट क्रेडिट हो रहे थे, टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, तो क्रेडिट साइड इसकी एंट्री कर दी। तो दिए किसने, ए बाय ए ने 1500 और 1000 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस डालने के बाद, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट डालने के बाद और रिज़र्व की एडजस्टमेंट करने के बाद, सेक्रीफाइस और गेन रेशो में हमारे पास जो उनके बैलेंसेस हैं वो बच जाएंगे। टू बैलेंस सी डी 2,02,900, 1,56,900, 1,54,600। तो इनको हमने न्यू बैलेंस शीट के अंदर ले लेना है। सो न्यू बैलेंस शीट देख लीजिए। सो नंबर 1 पे कैश एट बैंक में कोई चेंज नहीं आया है। कैश एट बैंक 37,000 का 37,000 रह जाएगा। सन्ड्री डेटर्स 44,000 के ज़रूर थे, लेकिन उनमें से आपको 2200 रुपये लेस करके शो करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी आपने प्रोविज़न क्रिएट कर दी। तो वो कितने के रह गए, 41,800 के। फिर स्टॉक आपका 10,000 कम हो गया था, 1,10,000 का रह गया था। मशीनरी भी आपकी कम हो गई थी, तो वो 1,43,100 रह गई है। और बिल्डिंग आपकी इंक्रीज़ हो गई है 40,000 रुपये के साथ, तो 2,40,000 की हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिवाइज्ड वैल्यू थी हमने उनको रिवाइज़ कर दिया, चेंज कर दिया है। उसके बाद क्रेडिटर्स में थोड़ा कमी आई थी, क्रेडिटर्स आपके कम हो गए थे, तो 21,500 के रह गए हैं माइनस करने के बाद। जनरल रिजर्व आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो मतलब ये बैलेंस शीट में ही रहेगी, लेकिन आप इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर चुके हो, इसका हिसाब किताब पार्टनर्स के बीच में कर चुके हो, क्योंकि उनकी प्रॉफिट शेयर रेशो अभी चेंज हो रही है। लेकिन ये बैलेंस शीट के अंदर रहेगी, क्योंकि इसको उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। और जो अभी भी हमने कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकाले, वो बैलेंसेस हमने ले लिए, ए बी और सी का, और उसका टोटल ले लिया। अब दोनों साइड को जब आप टोटल करोगे तो वो बनना चाहिए 5,71,900 रुपीज़। दोनों साइड का मैच कर जाता है। दैट मीन्स यू आर करेक्ट इन योर रिवैल्यूएशन अकाउंट, partners capital account and balance sheet also.